Very good morning, dear student. Today we will discuss chapter number 10 of science, that is force and friction. इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे फोर्स के बारे में पढ़ लिया हुआ है, इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया हुआ है. ठीक है, आज हम लोगों को डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स. बच्चों वैसे तो फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में. पहला आपका होता है कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा आपका होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है. अब कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, कांटेक्ट फोर्स की बात करें अगर, तो ऐसे फोर्सेस जिनको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है. ऐसे फोर्सेस जिनको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है, ऐसे फोर्सेस कहलाते हैं कांटेक्ट फोर्स. फॉर एग्जांपल, अगर इस ऑब्जेक्ट को धकेलना है तो हम क्या करेंगे, हाथ से ऐसे इसको पुश करेंगे ना. मान लेते हैं आपको क्या करना है, कोई व्हीकल को धक्का मारना है तो आप क्या करेंगे, हाथ से उसको धक्का मारेंगे. तो यहाँ पे व्हीकल के बीच में और आपके बीच में क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ ना. तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे. ठीक है, और कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनको किसी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती. ठीक है, कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनको किसी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है. ऐसे फोर्सेस कहलाते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स. समझ आई आपको चीजें, कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं. अपने आप को खुद ही ये बता रहे हैं कि कांटेक्ट फोर्स का मतलब जिसमें फिजिकल कांटेक्ट हो दोनों बॉडीज के ऊपर. दोनों बॉडीज कौन सी, एक तो वो जो फोर्स लगा रही है और दूसरी वो जिसपे फोर्स लग रहा है. दोनों बॉडीज के बीच में क्या होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए. ठीक, तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. दूसरा क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि जहां पे कांटेक्ट ना हो, जहां पे फिजिकल कांटेक्ट ना हो. किनके बीच में, पहली तो उस बॉडी के बीच में जो कि फोर्स लगा रही है, और दूसरा उसके बीच में जो फोर्स को महसूस कर रहा है, जिसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है. दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ना हो तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम नॉन कांटेक्ट फोर्स को डिस्कस करते हैं. किसको, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को डिस्कस करेंगे. अगर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात करें तो बच्चों बहुत सारे फोर्सेस हमारे पास ऐसे हैं जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं. नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की अगर बात करें, सबसे पहला आ जाता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ये नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है. क्यों, क्योंकि हमारे नेचर में बच्चों जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट, सब में क्या होता है, मास होता है. ठीक है, चाहे वो छोटे ऑब्जेक्ट हों चाहे वो बड़े ऑब्जेक्ट हों, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब में क्या होता है, मास होता है. और मास की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी, दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. दोनों का कुछ ना कुछ मास होगा. मान लेते हैं इसका मास है m1 और इसका मास है m2. इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलेंगे क्या भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे. आप सोच रहे होंगे कि सर इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग. तो चलिए बताते हैं हम आपको, इंग्लिश में अगर लिखना है तो कैसे लिखना है आपको. The force of attraction between two objects, the force of attraction between two objects due to its mass. The force of attraction between two objects due to its mass.
इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स किसकी वजह से? उनके मास की वजह से। ठीक है, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनकी मास की वजह से लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू इट्स मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आया आपको? अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हमारे नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में तो मास है, तो क्या सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं? तो एग्जैक्टली बेटा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर लगाते हैं तो जैसे मैग्नेट होता है, यहाँ पे रखा होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस, यहाँ पे रखा होता है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? तो बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। ठीक है, मास जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा होगा, मास जितना कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना कम होगा। ठीक, तो जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ज़रूर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो कोई इफेक्ट शो नहीं करता। हमें देखने पे पता नहीं चलता कि हाँ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक्चुअल में वो लग रहा होता है, लेकिन उनका मास काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से उसका कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इफेक्ट कब देखने को मिलता है? इफेक्ट बच्चों तब देखने को मिलता है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी एक जो ऑब्जेक्ट ह्यूज हो, यानी मासिव हो, बहुत बड़ा हो, तब हमें छोटे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर कब, कैसे, कहाँ पे? तो मान लेते हैं आपका जो अर्थ है ये एक ऑब्जेक्ट है, पूरी की पूरी जो अर्थ है ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और अर्थ के ऊपर जो भी चीजें हैं वो मान लेते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं किसी ट्री के ऊपर छोटा सा फ्रूट लगा हुआ है, फल, तो वो छोटा ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थ आपका बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब फ्रूट जो है वो पेड़ से अलग होता है तो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में ही आता है ना, अर्थ की तरफ ही आता है, ऊपर तो जाता नहीं। क्यों? कारण ये है बच्चों कि अर्थ बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और वो फ्रूट क्या है? बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से अर्थ क्या करता है? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वो अर्थ की तरफ आता है। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एरोप्लेन से किसी और बड़े ऑब्जेक्ट को, मतलब बड़ा सा पत्थर लेके गए हम आसमान में और वहां से हमने उसको रिलीज कर दिया। जब हम छोड़ते हैं तो वो पत्थर ऊपर नहीं जाता, नीचे आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है उस पत्थर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा मैग्नीट्यूड का एक ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। किसके ऊपर? उस बड़े से पत्थर के ऊपर, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? अर्थ की तरफ चला आ रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को अगर आपको देखना है तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत मासिव होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल होंगे तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर घर तो बड़े होते हैं, मान लेते हैं एक घर है उसका कुछ मास होगा, उसके बगल में दूसरा घर होता है उसका भी कुछ मास होगा। ठीक, और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहे हैं, तो दोनों तो कुछ दिनों बाद पास में आ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स होती हैं या जो घर होते हैं इनका मास तो जरूर है बच्चों, ठीक है, लेकिन ये उतने बड़े नहीं हैं कि ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। मैंने बताया कंडीशन क्या है? मैसिव, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज, लाइक अर्थ। ठीक है, अर्थ की तरह विशाल अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। समझ आया आपको? अच्छा, ये तो बात हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के बीच में, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी कहलाने लगता है कब? जब दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो
कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, अर्थ रहेगा। मतलब दो ऑब्जेक्ट में से एक तो हमेशा अर्थ रहेगा और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। उसको ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आया ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन उन दो ऑब्जेक्ट में से अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी हो, तो उनके बीच में, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं। अब मैंने बताया कि जैसे हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग मास होता है और उनकी मास की वजह से ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो किसी भी चीज का जो वेट होता है वो भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है बेटा। किसी भी चीज का जो वेट होता है वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक, मान लेते हैं किसी आदमी का जो वेट है, अर्थ पे जब उसको वजन किया जा रहा है तो उसका वेट मान लेते हैं 75 kg। कितना है, 75 kg। ये तो अर्थ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 75 kg का एक फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। ठीक है, जो वेट होता है ना किसी ऑब्जेक्ट का, वो भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। अब इसी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हम लेके जा रहे हैं मून पे। कहाँ पे लेके जा रहे हैं, मून पे लेके जा रहे हैं। तो क्या मून पे भी इस ऑब्जेक्ट का वेट इतना ही होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अर्थ से तो काफी छोटा है ना वो ऑब्जेक्ट। अर्थ से अगर कंपेयर किया जाए तो मून जो है काफी छोटा है, तो जाहिर सी बात है अर्थ के मास से मून का मास क्या होगा, काफी कम होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मास की वजह से ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होगा वो उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ठीक, तो किसी चीज का जो वेट है अर्थ पे जितना होगा मून पे उतना नहीं होगा। फिर कितना होगा, 1/6 ऑफ द 75 kg। मतलब जिस इंसान का वेट अर्थ पे 75 kg है, जब वो मून पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ दैट वेट हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 1/6 इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 75 kg। जब इसको कट करेंगे तो आएगा ये 12.5। कितना आएगा, 12.5 kg आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान का वेट अर्थ पे 75 kg है और उसको मून पे ले जाके हम वेट कर रहे हैं तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 12.5 kg हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है मून पे। क्या हो जाता है, मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना होता है, 1/6। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब अच्छा, इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स क्यों बोला जा रहा है। नॉन कांटेक्ट फोर्स इसलिए बोला जा रहा है बच्चों, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स, एक तो वो जो कि फोर्स लगा रहा है और दूसरा वो जिसमें फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में गैप है, दोनों कांटेक्ट में नहीं है, दोनों के बीच में क्या है, काफी गैप है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट व्हाट, नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ आई चीजें आपको। एक दूसरा फोर्स है जिसको हम नॉन कांटेक्ट बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, उसका क्या नाम है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है भैया, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स ही होता है। अभी इसको क्लियर करते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा कि क्यों नॉन कांटेक्ट फोर्स कहला रहा है। ठीक है, जब
दो चार्जेस के बीच में, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। अब ये देखा कब जा सकता है, कब देख सकते हैं हम इसको? मान लेते हैं आपके पास कोई भी प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, लाइक कॉम है आपके पास, आपने उसको क्या किया? हेयर से ऐसे रब किया, ठीक, अपने बाल बनाए। इसके बाद बिट्स ऑफ पेपर ले लो, पेपर के छोटे छोटे क्या ले लो? टुकड़े ले लो। उसके पास जब आप लेके जाएंगे ना उस कॉम को, मान लेते हैं ये छोटे छोटे पेपर के क्या हैं? टुकड़े, यहाँ पे, ठीक, ये छोटे छोटे पेपर के क्या हैं? टुकड़े हैं। और यहाँ पे एक कॉम्ब है, ठीक, ये कॉम्ब हो गए। जब इसके पास लेके जाओगे ना तो ये पेपर के जो टुकड़े होंगे इसमें क्या होंगे? चिपक जाएंगे। ये क्यों हो रहा है भाई? ये इसलिए हो रहा है कि जब आपने कॉम्ब से अपने हेयर को सही किया या फिर अपने बाल बनाए तो आपका जो ये कॉम्ब है वो हेयर के साथ रब हुआ। रब होने के बाद ये कॉम्ब क्या हो गया? चार्ज हो गया। जब ये कॉम्ब चार्ज हो गया तो ये पेपर के टुकड़ों को जो कि काफी दूर रखे हुए थे उसको क्या किया? उसके ऊपर एक फोर्स लगाया इसने। कौन सा फोर्स लगाया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के उसने क्या किया? अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि कॉम यहाँ पे है, बिट्स ऑफ पेपर यहाँ पे हैं, ठीक, लेकिन इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, एक और फोर्स है जिसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। वो कौन सा फोर्स है? वो है आपका मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से नॉन कांटेक्ट फोर्स है इसके बारे में जान लेते हैं। आपने मैग्नेट के बारे में तो सुना होगा बच्चों, है कि नहीं? मैग्नेट के बारे में सुना है ना? तो मैग्नेट क्या करता है? किसी दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है और या फिर रिपल करता है, मतलब उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करता है ना? या मान लेते हैं एक तो मैग्नेट है और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस है, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस तरह का कोई सब्सटेंस है। ठीक, तो अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें कि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, तो चलिए इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। द फोर्स एग्जर्टेड बाई ए मैग्नेट, द फोर्स एग्जर्टेड बाई अ magnet on any other magnet, the force exerted by a magnet on any other magnet or a magnetic substance। ठीक है, किसी भी मैग्नेट के द्वारा किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर लगाया गया फोर्स या फिर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों, आपने मान लेते हैं ये एक रिंग टाइप का मैग्नेट है, ठीक, और यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस रखे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में काफी गैप है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा ये मैग्नेट क्या करता है? इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। क्या करता है? एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स की वजह से, उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये जो आयरन की चीजें हैं ये इसकी तरफ क्या हो जाती हैं? अट्रैक्ट हो जाती हैं, यहाँ पे चिपक जाती हैं, जाके मैग्नेट के पास क्या होती हैं? चिपक जाती है। समझ आया आपको? तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में और इस मैग्नेट के बीच में गैप था, कोई कांटेक्ट नहीं था, फिर भी क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मैग्नेटिक फोर्स। आई होप आपको ये नॉन कांटेक्ट फोर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। बाकी कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।